नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज आधार पूनावाला की बात करेंगे। आधार पूनावाला जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WHO ने अप्रूव की थी इनकी कंपनी 1966 में, जो उनके पिता साइरस पूनावाला ने शुरू करी थी। दुनिया भर में आज हर 3 में से 2 बच्चे हमारी इंडिया की बनाई हुई वैक्सीन, इंडिजीनियस इंडिया की वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बनाई हुई वैक्सीन लेते हैं। आज इतनी सस्ती वैक्सीन ये बना रहे हैं कि आज इनकी कई वैक्सीन तो 5 रुपए से कम की हैं। मतलब चाय का प्राइस भी आज इंडिया में किसी ठेले पे चले जाइए 5 रुपए से ज्यादा होता है। पिछले कई दिनों में मैंने कई वीडियोस बनाए, बिजनेस योगा विद भगवत गीता वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो, वो पहला वीडियो है वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो हमने नहीं हटाया है। आधार पूनावाला बचपन से ही बुद्धिमान थे, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा था। एक दफा उनकी माँ अपनी किसी सहेली के घर पे उसके बच्चे के बर्थडे पे लेके गई उसको, और यानी कि उनकी माँ की जो फ्रेंड थी, सहेली यानी कि उनकी आंटी ने बोला बेटा चॉकलेट ले लो। सब बच्चे चॉकलेट उठा रहे थे, कोई एक उठाया, कोई 2 उठाया, कोई एक उठाया, कोई 2 उठाया। आधार पूनावाला से बोला बेटा आप भी लो। बोले नहीं। लो बेटा नहीं, लो बेटा नहीं, मैं नहीं लूंगा, लो बेटा नहीं लूंगा। 5-6 बार जब उन्होंने मना किया तो आंटी ने कहा दोनों हाथ खोलो, और बहुत सारी चॉकलेट उनके हाथ में भर दी। बहरहाल बहुत खुश हुए और सारी चॉकलेट जेब में अलग अलग जगह भर के मुस्कुराते हुए इधर उधर देखे और निकल पड़े। रात को जब वापस, तो माँ ने पूछा उनसे तुमने चॉकलेट ली क्यों नहीं थी? बोले माँ अगर मैं उठाता तो 1 या 2 उठा पाता, अब उन्होंने दी तो पूरे हाथों में जितनी आ सकी सारी दे दी। देखा माँ, इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। ये था उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि ग्रेटिफिकेशन की इच्छा को डिले कर पाना। ये उनका बचपन से दिखाई पड़ता था। 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी कंपनी इंटर्न के रूप में ज्वाइन करी। अपॉर्चुनिटीज देखी तो दुनिया भर में कंपनी फैला दी। पिता ने तो इंडिया में अच्छी करी थी कंपनी, थोड़ा बहुत विदेश में करते थे काम। इन्होंने इतनी फैला दी दुनिया भर में कि आपको जान के खुशी होगी 170 से ज्यादा देशों में आज इनकी वैक्सीन। उसके पीछे आधार पूनावाला ही है। सीईओ बन गए थे 2011 में। इनको फार्मा का टाइकून बोला जाता है, वैक्सीन प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, और इनके पिता को वैक्सीन किंग ऑफ द वर्ल्ड। आपको भी पता होना चाहिए भारत वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ये नहीं मालूम था। भारत वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का। इनको एशियन ऑफ द ईयर, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आधार पूनावाला को। फॉर्च्यून मैगजीन ने इनको 40 अंडर 40 का अवार्ड दिया। वैसे वो अवार्ड तो हमको भी मिला है, बिजनेस वर्ल्ड के द्वारा 40 अंडर 40 अवार्ड हमें भी मिला था। बहरहाल इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। पहली स्ट्रैटेजी इनकी लेते हैं, 10 स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी इनकी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से बनी थी। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई आलू उगाता है, चिप्स भी बनाने लग जाए, यानी कि आलू का चिप्स जो बाद में आगे बनाता है आदमी। कोई गोल्ड की माइनिंग करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रिटेलिंग भी शुरू कर दे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। कोई टेक्सटाइल कपड़ों के थान बनाता है तो कपड़े बनाने शुरू कर दे, शोरूम भी खोल दे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। किसान जब जो सब्जी उगाता है तो सब्जी बेचना भी शुरू कर दे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ऐसे ही इन्होंने देखा कि ये इनके बेसिकली घोड़ों का बिजनेस हुआ करता था, रेस कोर्स होते थे, और उस समय लोग रेस कोर्स में पैसा भी बहुत लगाते थे। बड़ा मजेदार इनका बिजनेस था। बड़े बढ़िया से बढ़िया घोड़े, बहुत इनके पास जमीन हुआ करती थी। और उन दिनों जब इनका कोई घोड़ा पुराना हो जाए, उसको बूढ़ा हो जाए, तो भारत में एक कंपनी थी हैफकिन इंस्टीट्यूट, ये वैक्सीन बनाया करती थी। हैफकिन इंस्टीट्यूट सरकारी कंपनी थी, तो उसको ये अपने पुराने जो घोड़े हो जाते थे, जो डरबी में नहीं दौड़ सकते, उसको दे दिया करते थे। तो वैक्सीन वहां बना करती थी। उनके सीरम निकलता है, इनके ब्लड में सीरम घोड़े के, तो वो सीरम से बाद में वैक्सीन बनाई जाती थी। तो ये अपने घोड़े देते रहते थे, उनसे रिश्ता अच्छा था। लेकिन इनके खुद के घोड़े को किसी ने एक बार, एक सांप ने काट लिया और घोड़ा हो गया अचानक बीमार। वो घोड़ा इनका बड़ा जबरदस्त घोड़ा था, पता नहीं तुर्की, अफगानी, इराकी कौन सा घोड़ा था, लेकिन बहुत जबरदस्त घोड़ा था। वो रेस में बहुत जीतता था। इनको बहुत दुख लगा। इन्होंने फोन किया वहां पे हैफकिन में, भैया आप इतनी वैक्सीन बनाते हो, मेरे घोड़े को बचाओ। तो बोले नहीं कर पा रहे हम कुछ इस बारे में, ऐसी तो कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास। बोले अभी क्या, अभी मुझे हेल्प चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम इतने घोड़े दान में दिए। तो वहां हैफकिन से उन्होंने सहयोग नहीं कर पाए। तो उनको बहुत गुस्सा है, ये तुम्हें इतने घोड़े दान में दिया, आज मेरे घोड़े को दिक्कत आई तो तुम्हारा कोई सहयोग नहीं। तो इनको समझ में आने लगा, अच्छा उधर हैफकिन इंस्टीट्यूट में कुछ जो साइंटिस्ट थे वो उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा भाई साइरस पूनावाला जी, जब आपके पास इतनी जमीनें हैं, इतने बड़े बड़े आपके पास स्टड फार्म्स हैं, इतने सारे घोड़े भी हैं कि घोड़े के सीरम से ही वैक्सीन बनती है, और आपके पास पैसा भी है, तो क्यों नहीं आप खुद वैक्सीनेशन का काम कर लेते? तो उन्होंने कहा मुझे कौन सिखाएगा? बोले हम आते हैं ना आपके साथ। वहां उनको आइडिया लगा कि अब लोग घोड़े पर ट्रैवल नहीं करते, गाड़ियां आने लगी है, बाइक्स आने लगी हैं, अब लोग राजदूत, जानदार सवारी, तो अब उन्हें लगा कि लोग घोड़े पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा जमाना बदल रहा है, तो क्यों ना वैक्सीन के काम में जाए।
पहले उन्होंने गाड़ियों का भी एक बिजनेस शुरू किया था। जैगवार हाई एंड गाड़ियां हुआ करती थी, उसके प्रोटोटाइप को लेके उसको बढ़िया सा उसको कस्टमाइज करके उसको अमीर लोगों को बेचते थे, लेकिन अब अमीर लोग लिमिटेड थे दुनिया भर में। तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन का धंधा अच्छा है, लाखों लोगों को वैक्सीन लगेगा और उसमें लाखों में अगर चवन्नियां कमा लें तो बहुत कमा लेंगे। पूरा रुपया कमाना मुश्किल है, लेकिन 8 चवन्नियां कमाना आसान है, समझ रहे हैं आप। तो इन्होंने फिर अपना घोड़ों के बिजनेस को कम किया और वहां से इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी। 10 साइंटिस्ट इन्होंने हैफकिन से हायर किए और उसके बाद क्योंकि घोड़े इनके पास थे तो उसी के सीरम से वैक्सीन बनाने लगे और एंटी टेटनम सीरम इन्होंने बनाया पहली बार। वहां से एंटी टेटनस सीरम की बहुत जरूरत पड़ी। एंटी टेटनस क्यों? क्योंकि उस समय इंडो चाइना वॉर भी हुआ था, गोलियां लगा करती थी, तो उस समय कोई भी लोहे से टकरा जाए, कुछ ऐसा चोट लग जाए तो टेटनस का इंजेक्शन लगा करता था। तो उनका टेटनस का इंजेक्शन इंडिया में बहुत चला। इन्होंने बनाया, इंडो चाइना वॉर में कहीं किसी को गोली छू जाए लोहे की तो वहां टेटनस का इंजेक्शन तुरंत चाहिए रहता है। फिर उन्होंने मीजल्स के ऊपर, ट्यूबरक्लोसिस पे, डीटीपी पे, पेडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं छोटे 7 साल के, उनको डीटीपी की वैक्सीन लगती है। सांप काट जाया करते थे तो सांप का एंटी स्नेक वेनम इन्होंने बनाना शुरू किया। तो फिर इन्होंने बढ़ाया, अपना पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया। एमएमआर वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की, वायरल वैक्सीन, बीसीजी और बाद में फिर पोलियो और रेबी वैक्स में भी आए। तो ये एक हादसा था और एक हादसे से कहां पहुंच गए, बन के एक हादसा अखबार में आ जाएगा, न जाने कौन सा किस्सा व्यापार बन जाएगा जिसको उन्होंने व्यापार कन्वर्ट किया। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दूसरी स्ट्रैटेजी हाई कैपिटल रिस्क। एक बार फोन लगाया आधार ने पिता साइरस को, हेलो पापा, हां या ना। अब पापा सोच में पड़ गए, पापा बताओ हां या ना। पापा सोच में पड़ गए, पापा हां या ना। और पापा ने हां बोला। ये था वो 200 करोड़ का बहुत बड़ा इनका हाई कैपिटल रिस्क। मैं बताता हूं क्या हुआ। ऑक्सफोर्ड में जेनर इंस्टीट्यूट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप से ऑक्सफोर्ड के कैंपस के साथ में बनाया गया। ये लोग वैक्सीन बनाने में बहुत माहिर हुआ करते थे और जब 10 जनवरी को पता चला जेनेटिक मटेरियल सीक्वेंसिंग चाइना ने रिलीज किया कोविड का, कोरोना वायरस का, तो 10 जनवरी को ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लग चुका था, यानी कि जेनर इंस्टीट्यूट लग चुका था वैक्सीन बनाने में। 10 जनवरी से ये लोग अप्रैल तक लगे रहे, कुछ मेहनत करके इन्होंने बना लिया। अब जेनर ने सोचा कि भाई अभी अप्रूवल में टाइम लगेगा, पता नहीं कब जाके अप्रूवल होगा। उन्होंने आधार को फोन लगाया, भाई आधार पूनावाला, अप्रूवल नहीं है, वैक्सीन हम बना के तैयार कर देंगे, तुमको वैक्सीन मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, लेकिन हम गारंटी नहीं दे रहे कि तुमसे वापस खरीदेंगे, यानी कि रिस्क तुम्हारा है। लेकिन अगर तुमने बना ली तो सबसे पहले बाजार में पहुंचोगे, और अगर अब डिसअप्रूव हो गई तो 10 मिलियन वैक्सीन तुम्हारी वेस्ट हो जाएंगी। अब ये 200 करोड़ का एक रिस्क था। मेरी बात समझ पाए आप कि जिसने वैक्सीन बनाई, यानी कि जिसने वैक्सीन का आविष्कार किया, वो कहता है मैन्युफैक्चरर तुम हो तो तुम पुणे में वैक्सीन बना दो। अप्रूवल आए नहीं आए बात की बात है, देखेंगे। तो ये रिस्क बहुत बड़ा था और ये प्रोसेस के अंदर वैक्सीन बनाने में टाइम लगता था। अगर अप्रूवल का वेट करके वैक्सीन बनाते तब तक दुनिया में और लोग बना चुके होते। तो इसलिए आधार पूनावाला को देखना था कि भाई अप्रूवल का वेट करूं कि नहीं करूं, अप्रूवल का वेट करूं कि नहीं करूं। वेट नहीं किया और वैक्सीन ठीक निकल गई। 80% ये जानते थे कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन फेल होगी नहीं, इनको ये विश्वास था। इन्होंने कहा 80% के लिए मैं 200 करोड़ का रिस्क लेने को तैयार हूं। तो बिना सर्टिफिकेशन के, बिना ट्रायल के, बिना अप्रूवल के इन्होंने वैक्सीन बनानी शुरू कर दी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। जब तक ट्रायल के बाद अप्रूवल मिला तब तक दुनिया में पहली वैक्सीन कौन सी आई थी? कोवैक्सीन नहीं थी, रशिया की नहीं थी, अमेरिका की नहीं थी। पहली वैक्सीन हमारे भारत की कोविशील्ड थी जो पूरी दुनिया में पहुंची थी। वही तो एस्ट्राजेनेका है जो पूरी दुनिया में जानते हैं, जिसको भारत में हम लोग कोविशील्ड बोलते हैं। पिता ने आत्मविश्वास देखा बेटे में और उन्होंने रिस्क लेने को तैयार हो गए। सीरम इंस्टीट्यूट ने सितंबर 2020 में ही 5 करोड़ वैक्सीन तैयार कर ली थी। जनवरी में जब बांटने के समय आया तो सबसे पहले दुनिया में सबसे तेज मैन्युफैक्चरिंग करके आगे बढ़े। आधार की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि ये विजन अच्छा रखते हैं। तीसरी बात, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। ये ऐसी अप्रोच है इनकी कि पोलियो की महामारी दुनिया भर में फैल रही थी 1930s, 40s और 50s में। जब 50s में बहुत ज्यादा फैल गई तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने कहा कि भाई अब धावा बोलो पोलियो पे, फटाफट इसकी वैक्सीन तैयार करो। और इन्होंने इंजेक्शन की वैक्सीन उस समय तैयार करी। 1961 में ओरल वैक्सीन भी तैयार कर दी अमेरिका ने। और जब ओरल वैक्सीन तैयार करी तो उन्होंने राइट्स अपने पास कुछ डेवलप्ड नेशंस के पास रखे। बोलो जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है, यानी कि जो गरीब देश हैं, उनको इंजेक्शन लगाने दो, और जो हम अमीर देश हैं वो हम ड्रॉप से 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन कहते थे, तो हम लोग वही चलाएंगे। हाँ, और तो साइरस पूनावाला को ये बात नहीं जमी। इन्होंने यूएस में और डब्ल्यूएचओ में कुछ चिट्ठियां लिखनी शुरू करी और बातचीत करी। बोला कि देखो, कम से कम भारत जैसे देश और जो बहुत बड़े देश हैं, वहां पे एक तो क्या है, आपको सिरिंज भी बनानी है
और शीशी जिसके अंदर दवाई होती है वो भी बनानी है, उसको तोड़ेंगे, फिर दवाई निकालेंगे, फिर लगाएंगे। बोले थोड़ा ये है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें वेस्टेज भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको सिरिंज का भी डिस्पोजल करना होगा। इसके अलावा इसको स्टोरेज करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इसका लॉजिस्टिक्स ज़्यादा परेशानी करने वाला, इनकन्वीनियंट है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंजेक्शन लगाने के लिए ट्रेन स्टाफ चाहिए। बूंद तो कोई भी आएगा, हाँ, कोई भी पिता माँ दादा दादी, कोई भी टपक टपक 2 बूंद डाली, काम हो गया। उनको समझाए, और इनकी मतलब यही असर था कि 84-85 के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सारिस पूनावाला ने मैनेज किया डब्ल्यूएचओ को कन्विंस करने में कि ओरल वैक्सीन ही इंडिया में चाहिए होगी। ये इनकी पहली जीत थी। और बाद में जब इंडिया में एक कैंपेन बहुत तेज हुआ बिल गेट्स के साथ, रोटरी के साथ में, रोटरी ने इंडिया में बहुत काम किया, और तब डब्ल्यूएचओ को और यूनिसेफ को इनकी फिर से याद आई। इन्होंने कहा कि देखो 2 बूंद जिंदगी की जो हम बना रहे हैं इंडिया के अंदर, उसमें कमी पड़ रही है, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ लग जाओ। तब 2012 के बाद पहली बार इंडिया में इन्होंने इसके बाद फिर ड्रॉप्स को मैन्युफैक्चर करनी शुरू करी। इसकी सारी शॉर्टफॉल को उन्होंने मैनेज किया। प्रॉफिट मार्जिन अपने नेग्लिजिबल रखे थे इन्होंने। पूनावाला का स्ट्रॉन्ग सेंस रहता है बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने का हमेशा। हाई स्पीड मैन्युफैक्चरिंग 2013 में इन्होंने करी, और 2014 के अंदर भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। असली लीडर वही होता है जो अपने विजन को हकीकत बना दे। क्लैरिफाई योर विजन एंड प्लान विद प्रिसिजन, ये इनकी खास बात रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चौथा, बिजनेस को बकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। बिजनेस आइडिया समझिएगा जरा, सीखने को बहुत मिलेगा आपको उसमें, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कैसे बनी, बिजनेस बकेट्स बना दिए इन्होंने। एक बिजनेस बकेट उन्होंने बनाया इमरजेंसी वैक्सीन का, और दूसरा बनाया हाई डिमांड वैक्सीन का। इमरजेंसी वैक्सीन की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती, जब कोई महामारी आ जाए, पैंडेमिक आ जाए, एपिडेमिक आ जाए, तब उसकी जरूरत पड़ती है। और हाई डिमांड वैक्सीन वो है जिसकी हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। 2 बकेट बना दिया। इमरजेंसी वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, प्रिपरेशन इज द सोल्यूशन, यानी कि ये चाहते हैं कि रीचिंग फर्स्ट विल बी रीपिंग ट्रस्ट। रीचिंग फर्स्ट इज इक्वल टू रीपिंग ट्रस्ट। क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई मैं ऐसा करता हूं, जो इमरजेंसी 10 तरह की सिलेक्ट कर ली कि ये महामारी दुनिया में कहीं ना कहीं आ ही जाती है, ये वाली एपिडेमिक या कोई ना कोई पेंडेमिक दुनिया में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो ऐसा करते हैं इस तरह की 10 बीमारियों के दवाइयां 2 करोड़ 5 करोड़ डोज बना करके 3 साल का स्टॉक मेंटेन करते हैं अपने पास में, ताकि जहां पे भी बीमारी आ जाए वहां सबसे पहले बीमारी में ये 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ दवाई लेकर के पहली फ्लाइट से फटाक पहुंच जाए। वहां जाके प्रधानमंत्री से, वहां के राष्ट्रपति से, वहां के देशवासियों से अपनी रिश्तेदारी बनाते हैं उनके साथ में उनको, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई जब भी ऐसी तकलीफ आए सबसे पहले इस तकलीफ को सॉल्व करने के लिए हम पहुंचे। तो उन्होंने बिजनेस का एक सेक्शन बनाया हुआ है इमरजेंसी वैक्सीन का, और ये वो सेक्शन है जहां पे ये 2 साल 3 साल 4 साल के लिए स्टोर कर लेते हैं दवाई। कहीं ना कहीं इमरजेंसी आई जाएगी, वहां दवाई लेकर सबसे पहले पहुंचते हैं। इसीलिए रीचिंग फर्स्ट, सबसे पहले पहुंचना, रीपिंग ट्रस्ट, उससे इनका विश्वास बढ़ता है। और विश्वास इतना बड़ा कि अगली बार जब बिजनेस की जरूरत पड़ती है तो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ही बिजनेस दिया जाता है। ऐसे इनके बढ़िया कोल्ड स्टोरेज उसी हिसाब से उन्होंने बनाए, जहां -20 डिग्री की जरूरत है तो वहां -30 और -50 तक का इन्होंने अरेंजमेंट करके रखा। स्टोरेज ओवरफिल हो तो उसको भी मैनेज कर जाए। वैक्सीन को शॉर्ट नोटिस में इसीलिए दे पाते थे। लेकिन दूसरी तरफ था अगला बकेट, हाई डिमांड वैक्सीन। इसकी डिमांड हमेशा ही रहती है, तो हाई डिमांड वैक्सीन में ये स्टॉक रोटेशन पे काम करते हैं। स्टॉक बनता जाए मूव करता जाए, बनता जाए मूव करता जाए। उसमें तो ये बिल्कुल भी स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं समझते। उसमें क्या करते हैं, अब क्योंकि हायर स्टॉक रोटेशन है तो ये सही रेट पे दे पाते हैं। कम मार्जिन रखने के बावजूद भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बनाते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, 1.5 बिलियन डोजेस ये हर साल बना रहे हैं 170 देशों में देने के लिए। देखिए हर आदमी जीरो से शुरू करता है, ऑल ऑफ अस स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट वी टेक द राइट डिसीजन टू बिकम रियल हीरो। तो ये एक विशेष साइकिल था, जो विशेष सर्कल को उन्होंने अचीव ऐसे किया। एक तरफ हाई डिमांड, एक तरफ इमरजेंसी। हाई डिमांड और इमरजेंसी दोनों के कॉम्बिनेशन में डिवाइड किया इन्होंने। इमारत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत छोटी सी ईंट से ही शुरू होती है, और छोटी छोटी ईंट से आज इन्होंने इमारत इतनी बड़ी बना ली। इनका एक केपीआई, 5वीं स्ट्रैटेजी, रिजेक्शन रेट देखते हैं, कम से कम रखते हैं। इनका केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या, रिजेक्शन रेट, कि भाई मैं जब वैक्सीन बनाऊं तो ऐसी बनाऊं कि मेरी वैक्सीन कभी रिजेक्ट ना हो, बस रिजेक्ट ना हो, हर टेस्ट को पास कर जाए, हर स्ट्रिंजेंट से डिफिकल्ट टेस्ट को पार कर जाए। जो उससे क्या होगा, इनकी ओवरहेड कॉस्ट कम रहेगी। ओवरहेड कॉस्ट कम है तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और अगर कमिटेड मैन पावर होगी, डेडिकेटेड लॉयल स्टाफ होगा, और बेस्ट मशीन्स रखेंगे, और छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट अनवांटेड पार्टिकल भी अंदर घुसने नहीं देते। रिजेक्शन रेट को कंट्रोल में रखते हैं, हर समय चेक करते हैं रिजेक्शन रेट क्या है, रिजेक्शन रेट क्या है, रिजेक्शन रेट क्या है। वो क्वालिटी मेंटेन करने के कारण इनकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में बढ़ती गई। वहां से इन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा किया, और देखिए हुआ ये कि इसी कारण ये अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल में रख सके। जो फाइजर है, फाइजर ने जब अपना वैक्सीन लॉन्च किया तो $20 का लॉन्च किया, मॉडर्ना ने $25 का लॉन्च किया, लेकिन एस्ट्राजेनिका यानी कि यही वाली हमारी वैक्सीन ये $2 में आई। जॉनसन एंड जॉनसन भी $10 ले रहा था, रशिया की स्पुतनिक भी $10 ले रहा था, और बाकी सारी भी कोई सस्ती नहीं थी, $15-16 की वैक्सीन थी सारी की सारी। पर हमारी ही वैक्सीन थी जो $2 की लॉन्च करी गई, यानी कि 150
150 रुपए से शुरू हुई थी, आज जो उनकी जिस रेट पे सरकार को देते थे 150 रुपए में, अब अगर उसको बढ़ा भी लें तो भी ये दुनिया से सस्ती वैक्सीन पड़ा करती थी, इसीलिए भारत में हम वैक्सीन को जल्दी लगा भी पाए। इनकी छठी स्ट्रैटेजी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप क्या होता है? ये उसके लिए क्या करते हैं, ऑफ पेटेंटेड मेडिसिन बनाते हैं। ऑफ पेटेंट का मतलब क्या हुआ, 10 साल का अगर पेटेंट किसी ने ले लिया तो 11वें साल पे उस मेडिसिन को बनाना शुरू करते हैं। जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो वो सस्ती हो जाती है। स्टैंडर्डाइज रिपीटेटिव प्रोसेस से उस पेटेंट की कॉस्ट खत्म होने से इनको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, और कॉस्ट एडवांटेज से सस्ती बनाते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कम होता है, इसीलिए बहुत बड़े स्केल पे बनाते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ही यही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिकेट करता है कि फर्म ने इतना बड़ा साइज ग्रो कर लिया है, इतनी एफिशिएंट हो गई है कि उनकी आज जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, यानी कि एक दवाई की कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है। जिसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशलाइज लेबर, बल्क में माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और नेटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल समझो ऐसे होता है कि जैसे आपने एक वीडियो गेम बना ली, एक वीडियो गेम बनाने में अगर आपका 10 करोड़ रुपया लगा, लेकिन अब उस वीडियो गेम को आप डुप्लीकेट करते हो सबको बेचने के लिए, तो एक वीडियो गेम 10 करोड़ का पड़ा, 2 बना दी तो 5 करोड़ का पड़ा, आपने 4 बना दी तो 2.5 करोड़ का पड़ा, और लाखों लोगों को वीडियो गेम बेच दी, तो सोचो पर यूनिट कॉस्ट कितनी कम हो जाती है। जितने बड़े स्केल में बेचते हैं पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि वीडियो गेम बनाने की कॉस्ट एक बार आई। इसी तरह से ये भी अपने बिजनेस को ऐसे करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट इनकी कम हो जाए और स्केल बहुत बड़ा हो जाए। तो जितने भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन है, सबसे ज्यादा जगह पे इन्हीं की वैक्सीन चलती है, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, दूसरी तरफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी होता है। यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विल डिक्लाइन, यानी कि एक आइटम को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे उसकी जैसी वैरायटी प्रोडक्ट भी आप वहीं पे उसी प्लांट पे बनाना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप सारे के सारे जो प्लांट के जितने भी सपोर्ट डिपार्टमेंट्स थे उनका जॉइंट यूटिलाइजेशन करते हो उस नए प्रोडक्ट को बनाने में, है कि नहीं? तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक जूता बनाने वाली कंपनी है, वो जूता बना रही है पिताजी का, अब वहीं पे ही बच्चे का भी जूता अगर बनाना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, वही मशीन इस्तेमाल हुई, वही सप्लाई इस्तेमाल हुई, वही वाला स्टोरेज इस्तेमाल किया, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपका, उसी में आपने एक और आइटम ऐड करके दे दिया। तो नेचुरली अगर आपको उसके लिए एक अलग पूरा प्लांट खोलना पड़ता तो पर जूता महंगा पड़ जाता है। उसी प्लांट में आपने कर लिया तो सेम रिसोर्सेज को आपने एटलीस्ट 50-60% तक यूटिलाइज कर लिया, तो बच्चे का जूता भी सस्ता पड़ने लग गया। समझ रहे मेरी बात को? भाई मैकडॉनल्ड्स अगर बर्गर बना रहा है, फ्रेंच फ्राइज बना रहा है, बर्गर बनाने का अगर एक मैकडॉनल्ड रखता और फ्रेंच फ्राइज बनाने का फ्रेंच डोनाल्ड बना लेता, पूरी अलग ही कंपनी बना देता, तो फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट बढ़ जाती। लेकिन वहीं पे उसी मैकडॉनल्ड में फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं तो सस्ता पड़ जाता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। मतलब एक ही जगह पे आप जब और तरह के प्रोडक्ट ले आते हो तो रॉ मटेरियल भी, मशीनरी भी, मैन पावर भी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसकी कॉस्ट भी, क्योंकि आपने जो लैंड लिया, इतना बड़ा किराए पे लैंड लिया, तो किराया आपने बच्चे के जूते में भी डिवाइड तो कर दिया ना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इसी को कहते हैं। क्योंकि अगर मैकडॉनल्ड हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राई अगर आपस में शेयर करके बना लेगा तो वही फूड स्टोरेज की फैसिलिटी, वही प्रिपरेशन की फैसिलिटी, वही सारी की सारी फैसिलिटी वही कॉमनली यूज हो जाएगी, इसीलिए वो कॉस्ट कम पड़ जाती है। बहरहाल अगली पे चलते, मजा आएगा, मेरे साथ बिजनेस सीखोगे आप। 7वीं स्ट्रैटेजी, डेट फ्री कंपनी। ये कर्जा नहीं लेते कभी भी, है कि नहीं है? जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक भी आया उस समय भी ये $800 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन थे कंप्लीटली डेट फ्री। उसका कारण क्या है कि जब किसी देश के साथ ये कोई ऑर्डर लेते हैं, अगर उनसे 100 करोड़ का ऑर्डर लिया तो 70% पैसा यानी कि 70 करोड़ एडवांस ले लेते थे। तो जब 70 करोड़ एडवांस ही आपको मिल गया तो उसके बाद आपको कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं। 70 करोड़ के अंदर ही दवाई बना देंगे, 5-10 करोड़ ऊपर लग भी गया तो कोई बात नहीं, 80 करोड़ में वहां पहुंचा देंगे, और बाकी का जब 30 मिलेगा तो उसमें से 20 करोड़ का मेरा फायदा हो गया। तो जो एडवांस लिया, एडवांस के अंदर ही अपनी सारी की सारी कॉस्ट निकाल लेते थे, तो इसीलिए इनको कर्जा लेना नहीं पड़ता। और ये इनका कहना भी आधार पूना वाला का कि जब दूसरे का पैसा इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है आप इतना ध्यान ना दो, लेकिन जब खुद का पैसा लगता है ना तो पाई पाई का हिसाब आदमी रखता है। डेट एक बिगेस्ट ट्रैप है, और सुजलॉन, वीडियोकॉन, जेपी एसोसिएट, अनिल अंबानी, ये बहुत सारे बिजनेसेस जो उनके अपने रिलायंस अनिल अंबानी, बहुत सारे बिजनेस डूब गए थे अभी कुछ ही साल पहले। इनको बोलते हैं बिलियंस टू बस्ट, एकदम बर्बाद हुए। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कर्जे से बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप चाहते तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। एवरी टाइम यू बोरो मनी यू आर रॉबिंग योर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। और ये बड़ा सिंपल उन्होंने तरीका रखा। इन्होंने कहा कि टाइटली हेल्ड अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी ना तो किसी को इक्विटी बांटेंगे ना किसी से कर्जा लेंगे, क्योंकि अगर किसी को शेयर बांट दिए तो फिर शेयर होल्डर को हर महीने जवाब दो, वो हर महीने क्वेश्चन करेगा, हर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा, आपको रिजल्ट्स उसके सामने शोकेस करने पड़ेंगे। अब वो आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे तो वो क्वेश्चन कर देगा कि भैया बिना अप्रूवल के तुमने एस्ट्राजेनिका की क्यों बना दी कोविशील्ड, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो हमने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया। तो ये बोले मेरे को डिसीजन इंडिपेंडेंस के साथ चाहिए,
मुझे अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, 2 हेलीकॉप्टर खरीदने जहां पे मैं अपने क्लाइंट्स की एक्स्ट्रा सेवा कर सकूं, तो मुझे कोई प्रश्न करने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने ही पैसों से काम किया, ना कभी किसी से उधार लिया, ना किसी को शेयर बेच के पैसा लिया। अगला, अब इसी को समझने के लिए, क्योंकि पैसा इनका खुद का था, तो उन्होंने B2B मार्केटिंग पे अच्छे से लगाया। इन्होंने एक से बढ़कर एक महंगे हवाई जहाज खरीदे अपने पर्सनल यूज के लिए, महंगे हेलीकॉप्टर खरीदे, अपनी पर्सनल ट्रिप भी बना दी, खुद की एविएशन कंपनी भी खोल दी कि भैया जिस दिन हवाई जहाज मैं इस्तेमाल ना करूं तो इन किराए पे चढ़ा दूं। वो उनकी एविएशन कंपनी, इसको बोलते हैं ये पूना वाला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने B2B मार्केटिंग, यानी कि जब भी कोई बड़ा अंग्रेज क्लाइंट को लेके आना है, कोई लंदन से क्लाइंट को लाना है, कोई यूएस से क्लाइंट को लाना है, उसको एकदम 5 स्टार फैसिलिटी देंगे। खुद का अपना एक हवाई जहाज के अंदर भी एक अलग ऑफिस बना लिया। इन्होंने क्या किया, पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक से बढ़कर एक रॉयल्स रॉयस और बेंटलीज और उससे भी बढ़िया महंगी से महंगी गाड़ियां ली इन्होंने। कई कॉर्पोरेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स इसीलिए रखे कि मेरा जब क्लाइंट आए तो उसको ऐसी सेवा दूं कि उसका बिजनेस हमको मिल जाए। क्योंकि क्लाइंट्स होते हैं लिमिटेड, वो खुद ही बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी का रिश्ता बनने से पहले तो जो दिखता है वो बिकता है, तो उनको खूब दिखाते हैं बाजार में, पब्लिक को नहीं दिखाते। हाँ, वो अलग बात है कि नताशा पूनावाला, इनकी धर्मपत्नी, बॉलीवुड के साथ बहुत उठती बैठती है, तो वहां से कुछ दिखता है। अदरवाइज ये इस्तेमाल करते हैं B2B के लिए। नौवीं स्ट्रैटेजी, ही इज नॉट जस्ट रिच बाय स्ट्रेचर, ही इज ऑल्सो रिच बाय नेचर। ये अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से भी बहुत अमीर है। कैसे कि फिलेंथ्रोपिस्ट है, समाज सेवा में बहुत पैसा लगाते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको 2016 में मिला। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी, उसको बड़ा अच्छे से निभाते हैं। क्लीन सिटी इनिशिएटिव इन्होंने बहुत लिए, 100 करोड़ रुपए इन्होंने उस पर खर्च किया। ये इनका, इन्होंने एक विलू पूनावाला जो उनकी माँ थी, उनके नाम पे भी एक मेमोरियल हॉस्पिटल खोला जहां पे इन्होंने बहुत लोगों का इलाज कराया। और उसमें इन्होंने लेप्रेसी पे, हाँ, जो कि कोड हो जाता है, जो लेपर्स होते हैं, क्योंकि इनके बाहर भी इनके यहाँ पे लेप्रेसी से ग्रसित एक भिक्षुक था वहां पे, एक जो मतलब जो बेगर होता है, उसको देख करके उन्होंने सोचा कि मेरे को लेप्रेसी रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाना चाहिए। मास इम्यूनाइजेशन पे उन्होंने बहुत काम किया। ऐसे ऐसे देशों को उन्होंने दवाइयां मुफ्त में दी हैं जो कि बहुत ही गरीब देश हुआ करते थे, छोटे लाउड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ, या खैर हमारे बाजू में नेपाल में भी उन्होंने बहुत मदद करी है। सब फ्री वैक्सीन सप्लाई करी है, मोबाइल हेल्थ केयर और पानी की सफाई पर उन्होंने बहुत काम किया। 2 मिलियन लीटर वाटर रोज देते हैं, जिसको 10 मिलियन लीटर वाटर पुणे को साफ देने वाले हैं पीने के लिए। ये कहते हैं कि एजुकेशन कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द अंडर प्रिविलेज। तो हाई स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल्स भी इन्होंने बनाए, जहां पे गांव के अंदर स्कूल्स बनाए जहां फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं कि फ्लाईओवर्स बनाना, ब्रिजेस बनवाना, सड़कों को चौड़ा करना, टॉयलेट बनाना। ग्रीन इनिशिएटिव्स उन्होंने बहुत लिए। जो भी विंड पावर जनरेशन किया, वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए, तो काफी काम इन्होंने किया। इनके अपने प्लांट में भी आग लगी थी, इनके अपने प्लांट में आग लगी, 5 लोगों का देहांत भी हो गया। और तब की बात है जब ये जनवरी में कोविशील्ड बना रहे थे, बहुत स्पीड से बनाना था, उस समय सब ब्रेक लग गया, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन बाउंस बैक किया इन्होंने। जिन 5 लोगों का देहांत हुआ उस आग में जल के, उनको तो इन्होंने 25-25 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन भी दिया, खुद का 1000 करोड़ का नुकसान भी सहा, और वापस पूरी स्पीड के साथ सप्लाई को फिर से बिल्ड किया और सप्लाई को लेके पहुंचे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। 10वीं स्ट्रैटेजी, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में बिलीव नहीं करते, इंटर्न बन करके बड़े हुए हैं अपनी कंपनी के अंदर। ये केवल एक ग्रेजुएट है, और हार्वर्ड से ग्रेजुएट भी नहीं है, कॉमर्स ग्रेजुएट है। और इनके पिता ने इनको बोला कि अब तुम्हारे को जो है ना, जो लर्निंग चाहिए, वो लर्निंग क्लासरूम लर्निंग नहीं, बेड साइड लर्निंग। जैसे नारायण हृदयालय हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं कि एक होता है क्लासरूम में बैठ के सीखना, और एक है अस्पताल में बेड के पेशेंट के साइड में खड़े होकर सीखना। उसमें सीखने को ज्यादा मिलता है। किताब में पढ़ के गाड़ी कैसे चलाते हैं सीखना मुश्किल है, गाड़ी चला के गाड़ी चलाना सीखना जरा आसान है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं कंपनी में नीचे से शुरू करूंगा, और इनके पिता ने इनको इंटर्न बनाया, सबसे जूनियर, और फैक्ट्री से चालू किया, और धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव होते 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 ये CEO बने। तो वहीं से लर्निंग लेकर के आए। इनके लीडरशिप का स्टाइल भी ऐसा है कि ये बहुत लंबा समय नॉन परफॉर्मेंस टॉलरेट नहीं करते हैं। इनके बड़े इनिशिएटिव रहे ऐसे कि 50 पैरासाइट एम्प्लॉयज थे इनके CEO बनने से पहले, जो पिता इनके ऊपर चिल्लाते रहते थे। वो 50 ऐसे एम्प्लॉय थे जो कोई काम नहीं करना, हर बात में उल्टा एक्सक्यूज दे देना, कोई ना कोई कहानी सुना देना, लेट आना ऑफिस में, सही डिसीजन ना ले पाना, काम को खराब कर देना, और पिता चिल्लाते रहते थे लेकिन निकालते नहीं थे। ये आए, इन्होंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम PMS अपने HR के साथ इंप्लीमेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंप्लीमेंट किया, और PMS इंप्लीमेंट करने के बाद उन 50 एम्प्लॉयज को एक एक करके निकाल दिया। क्लियर मैसेज दे दिया कंपनी में कि भाई ऐसा है, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। कहते हैं मैंने जितना भी सीखा है, समय बर्बाद नहीं होने दिया है। उनका कहना है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो पहले 10 मिनट में बता देता हूं कि मीटिंग प्रोडक्टिव रहेगी कि नहीं रहेगी, और 10 मिनट के अंदर ही मीटिंग खत्म करना चाहते हैं। ये विचार विमर्श पे घंटों बर्बाद नहीं करते। इट टेक्स अ वाइज मैन टू लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, बट
इवन अ वाइजर मैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। तो उन्होंने यही किया, आकर के इधर उधर से करी हुई गलतियों से सीखा फटाफट और उसको इंप्लीमेंट किया। थोड़ा पारिवारिक व्यक्ति भी है, फैमिली मैन है, और थोड़ा ज्यादा फैमिली मैन भी है। इनकी धर्मपत्नी नताशा पूनावाला का जन्मदिन था, तो उन्होंने पूछा क्या खाएंगे, बोले मेरे को ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा चाहिए। यहाँ कहाँ बनता है ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा, रियल? तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। इन्होंने शाम को जहाज अपना प्राइवेट जेट इटली भेज दिया, और वहां जाकर के इटली में बोला, यहीं से फोन कराया, पता लगाया कि इटली का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल का जो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव शेफ जो वहाँ पिज्जा बनाता है, उसको अगले दिन पूरे महीने की तनख्वाह दे करके हवाई जहाज में बैठा के सीधा पुणे ले आए, प्राइवेट जहाज में बैठा के ले आए और बोला कि वहीं से सारे इंग्रेडिएंट्स भी लेके आओ और ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा बनाओ। कई लोग इस बात को लेकर नाराज भी हो सकते हैं कि बीवी का बर्थडे है, पिज्जा खाने के लिए इटली से मंगाया जा रहा है पिज्जा, और पिज्जा बनाने वाले को बुलाया जा रहा है, इतना पैसा गरीबों में बांट देते। और कई लोग इसको ऐसे भी देखेंगे कि इनका पत्नी के प्रति प्रेम इतना है कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोनों इसमें पर्सपेक्टिव हैं, क्योंकि समाज सेवा तो ये करते ही हैं, ये फैमिली से भी बहुत प्रेम करते हैं, वीकेंड्स पूरी फैमिली के साथ बिताते हैं, और पत्नी को इतना इनकरेज किया कि उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बना दिया कंपनी में। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स की इज्जत करना सीखना चाहिए। हाँ, हमने आजकल क्या किया है, हमने एंटरटेनर्स, एक्टर्स को हीरो बना दिया, और जो हमारे देश की आर्मी और पुलिस और एंटरप्रेन्योर्स, उनको जो रियल हीरो की तरह देखना था वो मिस कर रहे हैं। बिकॉज आज मेन प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी इंडियन जॉब क्रिएटर्स को विलेन की तरह देख रही है और एंटरटेनर्स को, नाचने वालों को हीरोज की तरह देख रही है। तो ये एंटरप्रेन्योर हैं, ये असली हीरोज हैं। इसलिए मैं तो ये बोलूंगा कि इंडिजीनियस, हमारे देश की कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी, आज हमारे देश को वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया, ऐसे आधार पूनावाला की इज्जत हमें करनी चाहिए। देश की समस्या को दूर करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बिजनेस की हर समस्या को खत्म करना वो हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आप भी अगर रियल हीरो बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आप किसी भी सब्जेक्ट में फंस रहे हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो बिजनेस का, आज हमने लगभग 60 अलग अलग प्रकार के डिटेल्ड कोर्सेज, जिसमें सैकड़ों सैकड़ों वीडियोस हैं, और हर एक वीडियो देश के सुपर सॉलिड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बनवाया गया है। अगर मुझे ब्रांड मैनेजमेंट पे भी काम करना है तो देश की टॉप 5 कंपनी जिनका ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है, उनके जो ब्रांड हेड्स हैं, मैं उनको बुला करके कोर्स करता हूं। ये नहीं कि सारे कोर्स मैं खुद करूं, हर काम मैं खुद नहीं कर सकता। इसीलिए जीव जीवस्य जीवनम, जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर कर जाता है, तभी ये रियल इकोसिस्टम बन जाता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके पूछिए, वो आपको मदद करने को तैयार है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये भारत का प्राइड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, सर्विंग द वर्ल्ड है। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।